जयंतीलाल एक कारोबारी था जिसके शहर में कई दुकानें थी। हर दुकान का उसे किराया आया करता था। अरे भवानी, मैं सोच रहा हूँ अपनी नुक्कड़ वाली दुकान में कुछ खाने का कारोबार डालूं। वैसे ख्याल तो अच्छा है। किसी को तलाशना होगा जो नाश्ते की कोई चीज बेहतरीन बनाता हो। मैं एक खातून को जानती हूँ, वो बेवा है, लेकिन उसके जैसी दही कचौरी कोई नहीं बना सकता। एकदम लजीज, खाते ही खरीदारों का हुजूम लग जाएगा। हमारी दुकान में दही कचौरी बनाएगी? वो मेरे गांव की है, उसका एक बेटा भी है। उसे यहाँ रहने के लिए जगह देनी होगी, फिर वो जरूर हमारे साथ काम करेगी। ठीक है, तुम उससे कह दो, हम मुनाफा आधा आधा बांट लेंगे, फिर देखते हैं। ठीक है। अगले ही रोज भवानी सीता से मुलाकात करने अपने गांव गई। अरे आप तशरीफ लाइए, कैसी है तू? मैं तो अच्छी हूँ, आप फरमाइए। तेरे लायक एक काम था। हाँ, कहिए ना। तेरी दही कचौरी पूरे गांव में मशहूर है। मैं चाहती हूँ कि शहर में भी तू अपनी दुकान में दही कचौरी बनाकर फरोख्त कर। जो भी मुनाफा होगा हम दोनों बांट लेंगे। अच्छा है बाजी, मुझे मंजूर है, लेकिन मैं शहर में रहूंगी कहाँ? मैंने उसका भी इंतजाम कर दिया है। तू अपने बेटे के साथ बस शहर चल। अब ठीक है। सीता ने अपने जरूरियात के सारी चीजें बांध ली और भवानी के साथ शहर के लिए रवाना हो गई। यहाँ भवानी ने सीता को एक कमरा दे दिया। सीता और उसका बेटा उस कमरे में रहने लगे। दुकान में दही कचौरी बनाने का और फरोख्त करने का सारा इंतजाम हो गया। सीता और उसका बेटा मिलकर कचौरी बनाया करते थे और भवानी काउंटर पर बैठकर पैसे लिया करती थी। एक खरीदार ने दही कचौरी खरीदी और उसे चखी। आपके दुकान की दही कचौरी तो बहुत ही लजीज है। हाँ, मुझे इल्म है। सीता के दही कचौरी का जायका कई खरीदारों को पसंद आया। एक हफ्ते बाद भवानी मुनाफे का हिसाब किताब किया और सीता को मुनाफे में से आधे पैसे दे दिए। शुक्रिया बाजी। ठीक है। और आधा मुनाफा लेकर भवानी अपने घर आई। ये लीजिए इस हफ्ते का मुनाफा। वाह, इतने सारे पैसे! खरीदारों को सीता की बनाई दही कचौरी बेहद पसंद आई। अच्छा है। सीता और उसका बेटा श्याम दोनों मिलकर दही कचौरी बनाकर फरोख्त किया करते थे और भवानी काउंटर पर बैठकर पैसे लिया करती थी। हर हफ्ते भवानी आधा मुनाफा सीता को दे दिया करती थी। कुछ माह तक ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहा। एक रोज जयंतीलाल के जहन में एक ख्याल आया। दिन ब दिन हमारे मुनाफे में इजाफा ही होता जा रहा है। वो तो है, लेकिन ये मुनाफा हमें आधा ही हासिल होता है। हाँ, लेकिन इसमें कर भी क्या सकते हैं। सीता के हाथ में हुनर है, इसीलिए तो हमारी दही कचौरी इतनी फरोख्त हो रही है। तो क्यों ना हम सीता को मुनाफे के बजाय रोज के पैसे दें? इससे हमारे मुनाफे में इजाफा हो जाएगा। वो भी है, मैं आज ही उससे बात करती हूँ। भवानी सीता से बात करने गई। क्या हुआ बाजी, आप यहाँ? सीता, आजकल महंगाई बढ़ गई है, तुम्हें तो इल्म है। ऊपर से वो दुकान भी मेरी है, तो आधा मुनाफा मुझे जम नहीं रहा। ऐसा करते हैं, मैं तुझे रोज के पैसे दे दिया करूंगी, रोज के 300 रुपए। बाजी, लेकिन हमारी बात तो आधे मुनाफे की हुई थी ना, अब आप मुकर क्यों रही हैं? मालूम होता है तेरे दिल में लालच आ गया है। लालच मेरे दिल में नहीं, आप में आया है बाजी। अब जब आपकी दही कचौरी ज़्यादा फरोख्त होने लगी है, तो ज़्यादा पैसों की लालच में आप मुझे कम पैसे देने की तरकीब लगा रही हैं। अब तुम मुझसे ज़बान लड़ाएगी। मेरी ही गलती है कि मैं तुझे गरीब समझकर यहाँ ले आई, रहने को घर दिया, काम दिया। अब इसमें गलत क्या है बाजी? मैं तो बस अपने हक की बात कर रही हूँ। दिन भर मैं और मेरा बेटा दुकान में काम करते हैं, आधा मुनाफा तो हमारा हक बनता है ना। अभी के अभी निकल यहाँ से, मैं किसी और को काम पर रख लूंगी। सीता और श्याम उसी वक्त वहाँ से चले गए।
चलते चलते वो दोनों एक पार्क में पहुंचे। सीता पार्क के बेंच पर बैठ गई। अब हम दोनों को गांव लौटना होगा। अम्मी, क्यों ना हम अपना दही कचौरी का ठेला लगा ले? थोड़े पैसे तो हमारे पास है ही। वो तो है, लेकिन हम रहने का इंतजाम कैसे करेंगे? देखते हैं अम्मा। सीता और श्याम को एक झोपड़ी किराए पर मिल गई और फिर बचे हुए पैसों से उन लोगों ने एक हाथ गाड़ी खरीद ली और इस हाथ गाड़ी पर दही कचौरी बनाकर फरोख्त करना शुरू किया। एक दही कचौरी देना बहन। अभी देती हूँ। सीता के ठेले पर खरीदार आने लगे और उसके दही कचौरी के जायके की तारीफ भी करने लगे। बाजी, आपकी दही कचौरी बेहद लजीज है। शुक्रिया, मैं तो रोज आऊंगी खाने। जी बिल्कुल, आइए। पहले ही दिन उनकी अच्छी कमाई हुई थी। ये पैसे तो भवानी बाजी के आधे मुनाफे से भी ज्यादा हैं। और ये पूरा हमारा है अम्मी। हाँ, ऐसा ही चलता रहा तो हमारी सारी परेशानियां हल हो जाएंगी। सीता और श्याम रोज अपनी हाथ गाड़ी पर दही कचौरी फरोख्त करते रहे। दिन ब दिन उनके खरीदार बढ़ते ही जा रहे थे। सीता और श्याम जी जान से मेहनत कर रहे थे और इसी वजह उनका मुनाफा बढ़ता चला जा रहा था। यहाँ भवानी ने अपनी दुकान में एक दूसरी खातून को काम पर रख लिया था। अरे बाजी, बुरा मत मानना, इसका जायका पहले की तरह अच्छा नहीं है। खाना है तो खाओ, वरना चलते बनो। एक तो भवानी की कचौरियों का जायका अच्छा नहीं था, ऊपर से वो लोग कायदे से बात तक नहीं किया करती थी और इसी वजह से उनका कारोबार डूबने लगा था। एक ही माह में खरीदार कम हो गए। अब भवानी का मुनाफा तो छोड़ो, जो लागत थी वो भी हासिल नहीं हो रहा था। इस हफ्ते भी कोई मुनाफा नहीं हुआ। मुझे लगता है तुम्हें कचौरी की दुकान बंद कर देनी चाहिए। मैं उस दुकान को किराए पर लगाकर कुछ तो आमदनी कर लूंगा। शायद यही वाजिब रहेगा। भवानी ने दही कचौरी की दुकान बंद कर दी और यहाँ सीता और श्याम ने इतनी तरक्की कर ली कि उन्होंने एक दुकान किराए पर ले ली। सीता और श्याम की मेहनत रंग ला रही थी और वहीं लालची जयंती लाल और भवानी का लालच उन पर ही भारी पड़ा। उनकी दही कचौरी की दुकान बंद हो गई। इसीलिए कहते हैं, ईमानदारी से बेहतर कुछ भी नहीं। अगर भवानी और जयंती लाल ईमानदारी से सीता को आधा मुनाफा देते तो आज उनके मुनाफे में कई गुना इजाफा हो चुका होता, लेकिन लालच ने उनकी कश्ती डुबो दी। कुसुम एक बेवा औरत थी जो अपने शौहर की मौत के बाद अपने बेटे कुणाल के साथ रहती थी। कुणाल को उसने बहुत नाजों से पाला था और अब उसकी शादी की उम्र हो गई थी। एक दिन कुणाल ऑफिस से आता है तो कुसुम उससे कहती है, कुणाल, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। हाँ बताइए। तुम हाथ मुंह धो लो और खाना खाने बैठो, फिर बताती हूँ। ठीक है माँ, आप खाना लगाओ, फिर बात करते हैं। कुसुम उसके लिए गर्मा गर्म खाना लगाती है और कुणाल हाथ मुंह धोकर खाना खाने बैठता है। एक प्लेट को उठाता है तो उसमें लजीज खाना होता है और दूसरी प्लेट देखता है तो उसमें कुछ लड़कियों की तस्वीर होती है। ये सब क्या है अम्मा? ये इतनी सारी लड़कियों की तस्वीरें इस प्लेट में क्यों हैं? मैं तुमसे यही बात करना चाहती थी। ये लड़कियों की तस्वीरें हैं, जो तुम्हें पसंद आए मुझे बता देना। अम्मा, आप तो जानती हैं मुझे शादी नहीं करनी है, तो फिर क्यों ये सब कर रही हो? शादी नहीं करनी, शादी नहीं करनी, बस एक ही रट लगा रखी है तूने। अब तेरी शादी की उम्र हो गई है और मुझे भी तो अपनी बहू और पोते का मुंह देखना है। मेरी सारी सहेलियां नाती पोते वाली हो गई हैं और मैं हूँ जो अभी तक घर के कामों में लगी हुई हूँ। मैंने आपसे कहा ना मुझे शादी नहीं करनी है। जब मैं अपनी सहेली के साथ बैठती हूँ, सब अपनी बहुओं की बुराई करती हैं और एक मैं हूँ जिसके पास बहू ही नहीं है, तो बुराई कहाँ से करूँ? अच्छा, तो तुम्हें बहुत शिकायत करने के लिए चाहिए। अरे नहीं रे, मुझे तेरा हंसता खेलता परिवार देखना है। तेरे अब्बा के जाने के बाद एक तू ही तो है जिसके सहारे मैंने अपनी पूरी जिंदगी बिताई। अब बस तेरा घर बसा देख लूं तो फिर चाहे अगले दिन ही मैं तेरे अब्बा के पास चली जाऊं, मुझे कोई गम नहीं होगा।
अम्मा, तुम ऐसी बातें क्यों करती हो? चलो अच्छा ठीक है, मैं शादी कर लेता हूँ। तुम अपना दिल मत दुखाया करो। चलो जल्दी से अश्क पोंछ लो। कुणाल शादी के लिए हाँ कह देता है और कुसुम एक अच्छी सी लड़की देखकर उसकी शादी कर देती है। कुसुम और कुणाल को ये मालूम नहीं होता है कि जो लड़की देखने में इतनी खूबसूरत है वो अंदर से कितनी बदसूरत है। बहू, सूरज सर पर आ गया है, अब तो उठ जा। क्या है, मुझे चैन से सोने भी नहीं देते हैं। अरे सूरज सर पे चढ़ गया तो क्या हो गया, उसका तो रोज का काम है। अब मुझे देर तक सोने की आदत है तो मैं क्या करूं भला। और अम्मी जान जरा चाय ले आइए, मुझे बेड टी की भी आदत है। कुसुम पिंकी के तेवर देखकर हमेशा परेशान रहा करती थी। पिंकी अपनी सास को माँ तो दूर की बात सास भी नहीं समझती थी। आए दिन कुसुम को ही सारा काम करना पड़ता था। पिंकी एक गिलास भी नहीं उठाती थी। इतनी रात गए तुम कहाँ जा रही हो? घर की बहू का रात में बाहर निकलना शोभा नहीं देता। ओ मॉम, मैंने कितनी दफा कहा है मुझे जाते वक्त टोका मत करो, और मेरा दिन रात को ही शुरू होता है तो मैं क्या करूं? मैं अपने दोस्तों के साथ डिस्को जा रही हूं। कुणाल 2 दिन के लिए बाहर गए हुए हैं। मैं घर पर बैठे बैठे बोर हो रही थी, इसलिए सोचा डिस्को चली जाऊं। डिस्को? पर वो तो। माँ जी, अब आप मेरे काम में दखल मत दीजिए। पिंकी कुसुम को टका सा जवाब देकर वहाँ से चली जाती है। कुसुम उसको देखती रह जाती है और सोचती है कैसी बहू का ख्वाब देखी थी और कैसी बहू मिल गई, मगर ये बात वो अपने बेटे से नहीं कहती। अम्मी जान, शाम को मेरे कुछ दोस्त खाने पर आ रहे हैं, उनके लिए कुछ अच्छा बनाइएगा। कुसुम सबके लिए पूरी, कचौरी, हलवा और मिठाइयाँ बनाती है, जिस पर पिंकी उस पर गुस्सा होती है और उसे उल्टा सीधा कहती है। ये क्या खाना बनाया है, इतना ऑयली और स्पाइसी? पिंकी, कौन है ये? ये मेरी मेड है। पिंकी, तुमने तो बदतमीजी की सारी हदें पार कर दी हैं। मैं तुम्हारी बातें बर्दाश्त करती जा रही हूँ। इसका ये मतलब नहीं है कि तुम अपने दोस्तों के सामने कुछ भी कहती रहो। मैं इसकी मेड नहीं बल्कि सास हूँ। अम्मी जान, आप मेरे दोस्तों के सामने मेरी बेइज्जती कर रही हैं। अगर मैं तेरी बेइज्जती कर रही हूँ और तुझे मेरे हाथ का खाना पसंद नहीं है तो तुझे तेरे दोस्तों के सामने एक चैलेंज देती हूँ कि तू मेरे हाथ की बाहुबली कचौरी खा कर दिखा। अगर तूने मेरे हाथ की बाहुबली कचौरी खा ली तो मैं तेरी सारी बातें मानूंगी, लेकिन अगर तू नहीं खा पाई तो तुझे इस घर से निकलना होगा। मुझे मंजूर है। कुसुम और पिंकी में बहस शुरू हो जाती है। कुसुम बावर्ची खाने में जाती है और बाहुबली कचौरी बना कर लाती है। पिंकी की सारी सहेलियां ये देखने के लिए जज्बाती हो जाती हैं कि पिंकी ये बाहुबली कचौरी खा पाती है या नहीं। सभी एक जगह बैठ जाती हैं और पिंकी बाहुबली कचौरी खाने शुरू कर देती है। पिंकी, ये लो मेरे हाथ की बनी बाहुबली कचौरी। अब इसी से तुम्हारी तकदीर का फैसला होगा कि तुम यहाँ रहोगी या नहीं। बस इतनी सी बात? ठीक है, इसमें मैं एक चीज और जोड़ती हूँ। अगर मैंने ये बाहुबली कचौरी खा ली तो आपको इस घर से निकलना होगा। मुझे मंजूर है। पिंकी बाहुबली कचौरी खाने के लिए तैयार हो जाती है। वो बहुत कोशिश करती है मगर बाहुबली कचौरी नहीं खा पाती है। पिंकी की सारी सहेलियां उसकी हौसला अफजाई करती हैं मगर पिंकी हार जाती है। अरे ये कचौरी तो मुझसे खाई ही नहीं जा रही है। ये बाहुबली कचौरी तो बहुत बड़ी है। कैसे खाऊं मैं इसे, समझ में ही नहीं आ रहा। इससे अच्छा तो मैं हार ही मान लूं। पिंकी हार मानकर अपना सूटकेस लेकर जाने लगती है तो कुसुम उसको रोकती है। रुक जाओ पिंकी, तुम इस घर की बहू और लक्ष्मी है। लक्ष्मी घर छोड़ के जाती हुई अच्छी नहीं लगती। पर मैं तो आपका मुकाबला हार चुकी हूँ। ये मुकाबला मैंने तुम्हें सबक सिखाने के लिए रखा था और मैं समझ चुकी हूँ कि तुम्हें अपनी गलती का एहसास है, इसलिए रुक जाओ। पर इस बात का हमेशा ख्याल रखना कि अपने बड़े बुजुर्गों की कभी बेइज्जती ना करना। वो हमेशा तुम्हारे भले के लिए कहते हैं। पिंकी अपनी आंखों में अश्क भरकर कुसुम के गले लग जाती है और फिर सभी को बाहुबली कचौरी खिलाती है। सबको कुसुम की बाहुबली कचौरी बहुत पसंद आती है। कुसुम से एक लड़की कहती है, आंटी जी, आपकी ये बाहुबली कचौरी वाकई लाजवाब है।
मेरा एक रेस्टोरेंट है। मैं चाहती हूँ कि आप वहाँ पर बाहुबली कचौरी को बनाओ। इससे हमारे रेस्टोरेंट का भी नाम होगा और आपकी बाहुबली कचौरी का भी। बेटा, ये तो मैं अपने शौक के लिए करती हूँ, नाम के लिए नहीं। ये सब कुणाल दरवाजे के पीछे खड़ा देख रहा होता है। वो अंदर आता है और अपनी अम्मा से कहता है, अम्मा, पूजा सही कह रही हैं। आप बाहुबली कचौड़ी जरूर बनाइए, सब बहुत पसंद करेंगे। कुणाल और पिंकी के बार बार कहने पर कुसुम बाहुबली कचौड़ी बनाने के लिए तैयार हो जाती है। सबको बाहुबली कचौड़ी बहुत पसंद आती है और वो अपनी कचौड़ी का नाम रखती है सास की बाहुबली कचौड़ी। उसकी बाहुबली कचौड़ी बहुत मशहूर हो जाती है और सब उसका खाना पसंद करते हैं। अम्मी जान, आपकी इस बाहुबली कचौरी ने तो मेरी जिंदगी ही बदल दी। अब मैं भी आपसे ही इस हुनर को सीखूंगी। अब मुझे मेरी अम्मी मिल गई है। मेरी अम्मी नहीं थी ना, इसलिए मुझे पता नहीं था कि अम्मी की मोहब्बत क्या होती है। आपसे मैंने अम्मी की मोहब्बत पाई है। दोनों सास बहू अब हंसी खुशी अब एक दूसरे के साथ रहती थी। खटमलपुर नाम के एक कस्बे में महेश अपनी बीवी रूपा के साथ रहता था। वैसे तो महेश एक पढ़ा लिखा व्यक्ति था, लेकिन कस्बे में बेरोजगारी होने की वजह से उसे कहीं काम नहीं मिल सका। इसीलिए महेश और रूपा ने वे में ही एक पानी पूरी का स्टॉल खोल लिया। पूरे कस्बे के लोग वहाँ पर पानी पूरी खाने के लिए बड़े चाव से आते थे। खटमलपुर कस्बा शहर के पास होने की वजह से कस्बे वालों को शहर का पिज्जा और बर्गर ज्यादा पसंद आने लगा था और इससे पानी पूरी की बिक्री कम हो गई थी। और महेश और रूपा परेशान होकर सोचने लगे, देखा रूपा, आज भी हमारा धंधा कुछ खास नहीं हो रहा है। मुझे कभी कभार डर लगता है कि कहीं हम रास्ते पर ना आ जाएं। इसमें डरने की कोई बात नहीं है। अगर आज फायदा हो रहा है तो कल हमें नुकसान भी झेलना ही होगा। यही तो नियम है ना जी। क्यों ना हम भी शहर के पिज्जा और बर्गर बनाकर बेचें? इससे हमारी कमाई भी अच्छी होगी और हम कुछ नया भी कर लेंगे। महेश ने जब रूपा से दूसरे बिजनेस की बात की तो रूपा गुस्से से बोली, हमें और कुछ नहीं करना चाहिए जी। पहले भी तुमने दूध का व्यापार करना शुरू किया था और वो ठप हो गया। हम कई सालों तक उसका कर्जा भरते रहे और अब कोई तमाशा नहीं चाहिए मुझे। अच्छा ठीक है, जैसा तुम कहो। देखो, ग्राहक आए हैं, इन्हें तुम पानी पूरी खिलाओ, मैं बाकी का सामान लेकर आता हूँ। कस्बा शहर के करीब होने के कारण कस्बे वाले शहर जाकर अपना मन पसंदीदा खाना खाकर आ जाते थे। इससे महेश की दुकान पर कोई नहीं आता था। देखो रूपा, मैंने तुमसे कहा था हमें कुछ और करना चाहिए। देखो, अब हमारी पानी पूरी नहीं बिक रही। इसकी कोई तरकीब हमें सोचनी ही होगी। चलिए, आज लोग नहीं हैं, हम जल्दी घर चले चलते हैं। महेश और रूपा दुकान बंद करके घर जा ही रहे थे कि बाजार में उन्होंने पिज्जा की दुकान देख ली। दुकान पर कोई नहीं था। ये देखकर दोनों पिज्जा की दुकान पर गए। पिज्जा की दुकान पर दीपक और उसकी बीवी नीलम दुकान ना चलने पर मच्छर मार रहे थे। ये देखकर महेश ने दीपक से कहा, क्या बात है दीपक भाई, अकेले हो? अरे महेश बाबू, आइए। कैसी चल रही है आपकी पानी पूरी की दुकान? हमारा तो ठन ठन गोपाल है, अभी तक सुबह से कुछ भी कमाई नहीं हुई है। अरे भाई, हमारी दुकान भी नहीं चल रही थी, इसीलिए हम बंद करके घर जा रहे हैं। महेश और रूपा दीपक से बातचीत करके अपने घर चले गए। दीपक के पिज्जा की दुकान की हालत देखकर महेश और परेशान हो गया। देखा भाग्यवान, कुछ नहीं चल रहा, न पिज्जा न पानी पूरी। अब हम क्या करेंगे? कैसे चलाएंगे अपना घर? मेरे पास एक तरकीब है। आप जाकर दीपक जी से पिज्जा खरीद ले आइए। हमारे पास ढेर सारा पानी पूरी का सामान बचा हुआ है। उनसे सस्ते में खरीद कर हम पिज्जा पानी पूरी बनाकर बेचेंगे। ये जरूर कस्बे में किसी ने नहीं खाया होगा। पिज्जा पानी पूरी, ये कैसे होगा? पिज्जा पानी पूरी जी, हम अपनी पानी पूरी में पिज्जा के फ्लेवर्स और उसके मसाले डालकर बेचेंगे। आप देख लेना, हमारी दुकान जरूर चलेगी। चलनी चाहिए, वरना मायके जाए हुए तुम्हें बहुत दिन हो गए हैं। महेश रूपा की बातें सुनकर दीपक की दुकान पर जाकर सारा पिज्जा और उसका सामान खरीद कर ले आता है और रूपा के कहे अनुसार पिज्जा पानी पूरी बनाने की तैयारी शुरू कर देता है।
देखते ही देखते शाम हो जाती है। पिज्जा पानी पूरी इधर तैयार हो जाती है। पिज्जा पानी पूरी की खूबसूरती देखकर दोनों बेहद खुश हो जाते हैं। देखो तो कितना लजीज लग रहा है। मैंने खाकर भी देखा। मैंने इतना लजीज खाना सदियों से नहीं खाया था। भाग्यवान, हमारी जिंदगी बदलने वाली है। सब्र रखिए जी। देखिए, लोगों के आने का वक्त भी हो चला है। बस अब सब कुछ अच्छा हो। उस वक्त महेश की दुकान पर एक बुढ़ा और उनका बेटा आया, जिन्होंने पिज्जा पानी पूरी खाई और कहा, अरे इतनी लजीज पानी पूरी हमारे गांव में, ये तो लाजवाब है। मुझे पैक करके दे दो। इसे मैं अपने बाकी के घर वालों को खिलाऊंगा। और क्या था, महेश के पिज्जा पानी पूरी की दुकान जोरों से चलने लगी। रूपा और महेश की मानो लॉटरी ही लग गई हो। पूरे कस्बे में पिज्जा पानी पूरी मशहूर हो गया था। महेश ने बड़ी सी पिज्जा पानी पूरी की दुकान भी खरीद ली। लेकिन ये सब बात दीपक और उसकी बीवी नीलम को खाए जा रही थी। ये देखकर नीलम ने दीपक से कहा, देखा आपने कैसे हमारा बिजनेस उन्होंने ठप कर दिया। हमारे पास आकर हमसे ही पिज्जा का सामान लेकर हमारे पीठ पर खंजर घोंप दिया। उन्होंने कौन सा छुरा घोंपा, उन्होंने मेहनत की है, इसीलिए आज वो हमसे ज्यादा खुश हैं और हमारी दुकान भी ठीक ठाक चल रही है। गुजारा हो जाता है, इतना काफी है। आप तो मेरी सुनते ही नहीं हैं। मैं कह रही हूँ ना, हमें अपना बिजनेस और बढ़ाना चाहिए। हमें भी पिज्जा पानी पूरी बनाकर बेचना चाहिए, महेश और रूपा की तरह। फिर हमारे पास भी बहुत सारे पैसे आ जाएंगे और हम भी बड़ी सी दुकान खोल लेंगे। नीलम की जिद के कारण दीपक को पिज्जा पानी पूरी की दुकान खोलनी पड़ गई और ठीक महेश की दुकान के सामने दीपक और नीलम अपने पिज्जा पानी पूरी की दुकान लगाने लगे। ये बात जब महेश और रूपा को पता चली तो उन्हें इस बात से बिल्कुल भी परेशानी नहीं हुई, बल्कि महेश ने दीपक की दुकान देखकर रूपा से कहा, दीपक भाई ने दुकान खोल ली है, शायद उन्हें भी पिज्जा पानी पूरी का व्यापार अच्छा लगा। उनसे ही हमने ये सब सीखा है। चलो, अच्छा है। मालिक करे उनकी भी दुकान चल पड़े और उनकी तरक्की हो। लेकिन ऐसा नहीं होता। दीपक और नीलम की दुकान ठप हो जाती है। ग्राहक के नाम पर वहाँ पर भी दोनों मच्छर ही मारते हैं। दीपक और नीलम को परेशान देखकर रूपा महेश से कहती है, सुनिए जी, हमें दीपक और नीलम की मदद करनी चाहिए। पिछले कुछ दिनों से कोई ग्राहक उनके पास नहीं जाता। हमें उन्हें इस मुसीबत से निकालना चाहिए। क्यों ना हम उन्हें अपनी दुकान संभालने का मौका दें। भगवान की कृपा से हमारी दुकान बहुत अच्छी चल रही है और तरक्की कर रही है। उन्हें हम इस दुकान पर काम करने दें और हम एक और दुकान खोल लेते हैं जहां हम पिज्जा पानी पूरी बेचेंगे। लेकिन क्या वो ये बात मानेंगे? चलिए पूछ कर देखते हैं। महेश और रूपा दोनों दीपक की दुकान पर उसे परेशान देखकर अपनी सारी बातें बताते हैं और दीपक और नीलम से उनका जवाब पूछते हैं। मुझे और नीलम को ये बात कबूल है। हम दोनों आपसे जुड़ना चाहेंगे। आपने हमारी इस मुश्किल घड़ी में मदद की। आपका ये एहसान मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। शुक्रिया रूपा और महेश जी, हम आपकी दुकान खूब अच्छे से चलाएंगे। ठीक वैसा ही हुआ। महेश और रूपा ने नई दुकान खोलकर वहाँ पिज्जा पानी पूरी का बिजनेस शुरू किया नई जगह पर और दीपक और नीलम को अपना पुराना बिजनेस चलाने की सलाह दी। दोनों खानदान तरक्की कर खुशी खुशी रहने लगे।